हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम 12th फिजिक्स को और आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक अलग चैप्टर, अलग टॉपिक है जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जैसे एक मैग्नेट होता है तो उस मैग्नेट के अराउंड एक फील्ड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। वैसे एक चार्ज होता है उसके अराउंड एक फील्ड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने ये उसके लिए फॉर्मूला भी डिराइव किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आया था कि इट्स अ फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू जीरो। मतलब अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर जो कैलकुलेट की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, वो किसके इक्वल थी, ये फोर्स। ये फोर्स क्या था, किस फोर्स की बात हो रहा था कि फोर्स, मतलब हमने कुछ ऐसा एक्सप्लेन किया था कि एक हमारा सोर्स चार्ज था Q और एक P पॉइंट पर एक चार्ज था जो कि टेस्ट चार्ज था। तो इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी टेस्ट चार्ज को हम लेकर आते हैं, क्या करते हैं कि अगर सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, इस सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस फील्ड में अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये जो फोर्स है वो क्या है, वही फोर्स है कि फोर्स ऑन चार्ज Q0 जो कि टेस्ट चार्ज है, फोर्स ऑन चार्ज Q0 बिकॉज ऑफ द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो अपना फोर्स ये था, और डिवाइडेड बाय क्या था, Q0 मींस वही अपना टेस्ट चार्ज। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा था, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये हम टॉपिक जो पढ़ाते हैं क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है। इसकी एसआई यूनिट हमने देखी थी कि एसआई यूनिट क्या होती है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की क्या होती है, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, ये इसकी एसआई यूनिट थी। ये सारी चीजें हमने देखी थी। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज में दो डेरिवेशन छोटे छोटे से किए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, तो ये हमने ऑलरेडी हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो टॉपिक है हम उसमें पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये एक ऐसा पेयर है, दो अलग अलग चार्जेस का ऐसा पेयर है जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल है पर साइन में दोनों क्या है, अपोजिट है। क्या है, अगर इसको मैं प्रॉपर इंग्लिश में बोलूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, तो इसकी डेफिनेशन सिंपल होगी कि अ पेयर ऑफ टू चार्जेस, a pair of two charges, a pair of two charges with equal magnitude but with opposite sign। साइन जो है उनके अपोजिट है। क्या है बच्चों, कि a pair of two charges with equal magnitude इक्वल है बट विथ अपोजिट साइन, और उसके बाद सेपरेटेड विथ अपोजिट साइन, सेपरेटेड विथ अ डिस्टेंस इक्वल टू 2 ये इनके बीच का डिस्टेंस है। समझ में आया, मतलब एक चार्ज का पेयर है, जोड़ा है, एक सिंगल चार्ज नहीं है। सिंगल चार्ज तो हमने पहले ही पढ़ लिया, एक पॉइंट चार्ज है, वो हमारी सिंगल चार्ज की बात है। अब अगर हमारे पास अगर दो अलग अलग चार्जेस हैं जिनका पेयर है, और ये दोनों चार्जेस कैसे हैं, दोनों भी मैग्नीट्यूड, मतलब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। मतलब अगर एक Q है इसका मैग्नीट्यूड, तो दूसरे वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड भी Q ही है, पर उनके जो साइन है वो अपोजिट है, मतलब एक प्लस है और एक माइनस है। तो इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक डाइपोल बोलते हैं। तो इसको मैं प्रॉपरली बता देता हूँ किस हिसाब से। अगर ये हमारा पास प्लस Q चार्ज है
ये इस पॉइंट पर है और एक दूसरा चार्ज है जो कि -2 है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो किसके इक्वल 2 है। तो ये जो अरेंजमेंट है इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बोले सर ये तो ठीक है दोनों के बीच का सेपरेशन 2 है, पर ये 2 वे रखने की कोई स्पेसिफिक वजह, मतलब ये एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक का इनका और दोनों चार्जेस का डिस्टेंस है 2 वे। तो 2 वे रखने का कोई बड़ा कारण नहीं है, कारण सिर्फ इतना है कि जब भी हम किसी अलग पॉइंट, जैसे हमने क्या करा था लास्ट टाइम देखा था कि एक चार्ज है उनके बीच का या दूसरा जो चार्ज है उनके बीच का डिस्टेंस r था, ठीक है। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी थी, यहाँ पर देखा था कि इसी पे अगर एक कोई पी पॉइंट है तो हम पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते थे, इस चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस या इस चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये तो इंडिविजुअल चार्ज की बात थी, तब तक हमने क्या करा था कि अगर कोई पॉइंट पी है तो उसका डिस्टेंस क्या करा था, इस चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस या फिर इस चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, तब तक चीजें बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई दिक्कत नहीं। पर अब हमारे पास क्या है, डाइपोल है, क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब दो चार्ज का एक पेयर जोड़ा है। तो जब भी हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना रहेगी, मतलब मान लो हमारा पॉइंट कहीं ना कहीं इसी एक्सिस पर कहीं लाइन कर रहा है, पी पॉइंट, इसी डाइपोल की एक्सिस जो है, इसी की ये जो डाइपोल है मान लो, तो इसी की एक्सिस इसके अलोंग ही रहेगी। तो उस एक्सिस पर अगर हमारा कोई पी पॉइंट है तो आप जब डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो वो डिस्टेंस इसके सेंटर से कैलकुलेट करोगे, क्योंकि ये डाइपोल है। कैसा है बच्चों, डाइपोल है, इसलिए इसकी डिस्टेंस जो है वो उसके सेंटर से होगी, इसीलिए डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं 2a, क्योंकि अगर सेंटर से देखेंगे तो इधर से इधर का टुकड़ा कितना हो गया a, और उधर से उधर का टुकड़ा जो है वो क्या हो गया a, मतलब ये इधर a डिस्टेंस है और इधर भी क्या हो गया a, इसीलिए 2a लिया। अगर हम खाली a ले लेते तो ये क्या हो जाते, a/2 हो जाते, आ जाते, तो वहां पर कैलकुलेशन में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, थोड़ा सा मतलब अटपटा टाइप लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से इसका डिस्टेंस हमेशा आइडेंटिकली हम क्या लेते हैं, 2a लेते हैं। तो ये अभी तक की इंफॉर्मेशन थी हमारी कि अगर दो चार्जेस है उनका एक पेयर है और उनको अगर 2a डिस्टेंस से हमने सेपरेट किया हुआ है तो वो अरेंजमेंट जो है वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इतनी बात समझ में आ गई आपको बच्चों, ठीक। चलो इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। क्या डिस्टेंस है इनके बीच का, 2 है, एक प्लस चार्ज है माइनस, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। अब अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो हमें ये चीज भी पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये क्या चीज है, जिसको डिनोट किया जाता है पी से, किससे डिनोट किया जाता है, पी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या चीज है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, सिंपल है कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है जिसको हमने पी से डिनोट किया, ये प्रोडक्ट है दो चीजों का। किन किन का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ द चार्जेस, मतलब इधर चार्ज उनके मैग्नीट्यूड, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्ज। ऐसा लिखो, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्ज, कोई सा भी चार्ज ले सकते हो क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू ही है। तो मैं क्यू लूं तो इसका क्यू लूं कि इसका लूं, बात तो एक ही है। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्जेस, इधर चार्ज एंड प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब कोई सा भी चार्ज ले लिया उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, दूसरे चीज, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है हमको द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। बात समझ में है, फिर से सुनो क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने समझ लिया क्या था, एक अरेंजमेंट है, पेयर का। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको इंडिकेट किससे किया जाता है, पी से। तो ये क्या होता है, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, चार्ज की मैग्नीट्यूड के साथ। मतलब इसको अगर सिंपल लिखो तो क्या है, एक्चुअली P इज इक्वल टू चार्ज क्या था Q और उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है किससे, इनके बीच के डिस्टेंस, Q इंटू 2a। मल्टीप्लाई किया मैं डॉट भी लगा सकता हूँ, या फिर ये भी नहीं लिखूं, डायरेक्ट लिख दूं, या फिर ऐसा लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक्चुअली उन दोनों का प्रोडक्ट।
तो Q इंटू 2a, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चीज समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मतलब अभी तक मेरे को बड़ा चीज नहीं पढ़ी है, खाली हमने समझा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है वो हमने समझा। ये दोनों का प्रोडक्ट होता है, डिस्टेंस उनके बीच का और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अभी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये किस तरह की क्वांटिटी है? जैसे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड था, या हमने बात करी थी फोर्स की, कूलम्स लॉ, कूलम्स का जो फोर्स हमने डिराइव किया था वो, तो ये सारी चीजें किस क्वांटिटी थी? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का सीधा मतलब मैंने आपको बार बार बताया कि वेक्टर मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और उसकी डायरेक्शन भी हो। ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है P, ये किस तरह की क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी है और साथ ही साथ इसकी डायरेक्शन भी है। तो बोले सिर्फ डायरेक्शन है तो कैसी है? ठीक है, मैग्नीट्यूड तो ये भी है, ये इसका मैग्नीट्यूड है जो कि किसके इक्वल है, ये है। अगर इसकी डायरेक्शन भी है तो डायरेक्शन कहां से कहां तक होगा? तो हमेशा ये है कि इसकी डायरेक्शन हमेशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है। मतलब एरो इस तरह से इंडिकेट करूं कि इसकी डायरेक्शन बताएगा आपकी पी की डायरेक्शन। ये जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं इन चीजों का हर जगह यूज आएगा, इसीलिए इनको बहुत छोटे लेवल से बताना चालू कर रहा हूं कि अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया है तो एक चार्ज प्लस अगर चार्ज है हमारा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, या अगर माइनस चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो हमें पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी एक चीज एक्सप्लेन की। दूसरा कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, अगर कहीं हमारा फॉर्मूले में या डेरिवेशन में पी आ रहा है, मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी भी अपनी एक डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन कहां से कहां होती है? माइनस चार्ज से लेकर प्लस चार्ज की होगी। मतलब एरो की डायरेक्शन क्या होगी हमारी, ऐसी होगी। अगर माइनस इधर होता प्लस उधर होता तो डायरेक्शन उधर होता, पर होगी हमेशा कहां, माइनस से प्लस की। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसकी ऐसा यूनिट भी होती है, ऐसा यूनिट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की देखी थी हमने, क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज की क्या है, कूलम। यही तो इसका मैग्नीट्यूड है, यही इसका फॉर्मूला है, Q इंटू 2 है। Q क्या है, चार्ज है, और चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम। और ये क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम मीटर। तो ये इसकी ऐसा यूनिट होगी, किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो मैं आपको हर चीज बता रहा हूं कि अगर कोई क्वांटिटी हम पढ़ रहे हैं, चाहे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, फोर्स पढ़ा, फोर्स की न्यूटन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है तो उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम मीटर होती है, स्टेट कूलम इनटू सेंटीमीटर भी होती है। कूलम का स्टेट कूलम हो जाएगा और मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा, तो वो उसकी ऐसा यूनिट नहीं रहेगी, वो उसकी सीजीएस यूनिट रहेगी। ठीक है, तो ये सारी यूनिटों में भी डिफरेंस है। कई बार ये चीजें हमें ऑब्जेक्टिव में मिल जाती है, और जब हम डेरिवेशन करते हैं या कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें इनकी ऐसा यूनिट लिखना बहुत जरूरी होता है, वरना हमारा मार्क्स डिडक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या है, कूलम मीटर। ठीक है, अब हमें अगर ये सारी इंफॉर्मेशन है तो हम अब क्या करने वाले हैं, एक डेरिवेशन करने वाले हैं। जो डेरिवेशन किसका होगा, आइए देखते हैं। डेरिवेशन होगा, उसकी हेडिंग में डालना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन कौन सी पोजीशन। मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना है किसकी वजह से, एक डाइपोल की वजह से। तो एक डाइपोल जैसे ये होता है हमारा डाइपोल, एक माइनस के प्लस क्यू, एक माइनस क्यू, तो इसकी दो अलग अलग पोजीशन है। एक पोजीशन है उसकी एक्सिस के अलोंग, जिसको क्या बोला जाता है, कौन सी पोजीशन हमारी, लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन। तो पहली जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन, लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन। इसके अलग अलग नाम है, कभी भी कंफ्यूज मत होना, मैं सारे नाम आपके सामने राइट आउट कर देता हूं यहाँ पर कि आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो डाइपोल के द्वारा लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन पे। दूसरा इसका नाम है
एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन भी बोला जाता है। तीसरा है इसका, थर्ड है उसकी एक्सियल पोजीशन या एक्सिस वाली पोजीशन जो है वो वाली, ठीक है, एक्सिस ऑफ डायपोल जैसा ही बोला जाता है कि एक्सिस ऑफ डायपोल, मतलब डायपोल की एक्सिस हुआ या उसकी एंड ऑन पोजीशन हुआ या उसकी लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है, तो ये सारी तीनों जो चीजें वो सेम है। मतलब हमें कहाँ निकालना है, वो जो डायपोल है उसी की एक्सिस के अलोंग हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है। ये हमारा पहला डेरिवेशन है जो कि हम समझने वाले हैं, कि नाम आप जरूर लिख लेना, मैंने तो खाली अभी हेडिंग लाइन छोड़ दिया है। तो ये हमारा आज का टॉपिक हम करेंगे कि क्या होती है इसका, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारा पहला अरेंजमेंट कि हमारे दो चार्जेस है, कि हमारे दो चार्जेस है, एक +2 चार्ज है और एक दूसरा जो है वो -2 चार्ज है। तो +2 चार्ज है, -2 चार्ज, ठीक है। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हमने देखा हुआ है, क्या है, 2 है, ठीक है। ये तो डायपोल की बात हो गई। इस डायपोल के द्वारा इसकी एक्सिस पर, मतलब उसकी एक्सिस कहीं भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। हम किधर भी एक तरफ लेके चलते हैं, माना हम इधर चलते हैं कि इसी एक्सिस पर एक पॉइंट P है, क्या है बच्चों, एक पॉइंट P, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। हेडिंग आप समझो क्या कैलकुलेट करने वाले हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल, ये डायपोल है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कौन सी पोजीशन पे, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन तो है, हमें पता है कि एक्सिस पे, पर उसके लिए वहां पर एक पॉइंट तो लेना पड़ेगा ना। किस पॉइंट पे निकालना है, हवा में निकालना नहीं, उसके लिए मेरे पास एक पॉइंट होना चाहिए। तो उसको हमने उस एक्सिस का एक पॉइंट ले लिया, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो हमें क्या क्या चीजें देखना है यहाँ पर, पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर ये डायपोल है तो इसका सेंटर है, मान लो ये सेंटर बिल्कुल एग्जैक्ट बीच वाला, तो इसका मतलब क्या होगा कि इधर वाली जो डिस्टेंस है वो है और इधर वाला डिस्टेंस क्या है, वो भी है। इसके सेंटर से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसको माना गया है इसके इक्वल है वो r है। डायपोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 है, तो मिडिल कितनी होगी a, उसके सेंटर से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो किससे डिनोट की गई है, r से। ये हमारा डायग्राम हुआ। अब हमें किस चीज को कैलकुलेट करना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर। तो देखो मैंने जो चीजें आपको एक्सप्लेन करी है पहले ही, कि अगर हमारे पास प्लस चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अगर माइनस चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो अब आपको डेरिवेशनों में यूज करते चले जाना है। तो देखते हैं कि ये P पॉइंट हमारा, समझना चीजों को कि ये हमारा वो P पॉइंट है। तो प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, चार्ज से दूर। इसके कारण देखते हैं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, ये चीज हमने बताई थी कि प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चार्ज से दूर होगी और माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, चार्ज की तरफ होती है। आई बात समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस के द्वारा चार्ज से दूर और अगर माइनस चार्ज है तो चार्ज की तरफ। बस उसी चीज को हम यहां पर देखेंगे। एक ही पॉइंट है, तो इसके कारण क्या होगा, चार्ज से दूर, मतलब चार्ज से दूर, तो ये वाली बात हो गई। तो ये सब बोल दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके द्वारा, +q चार्ज। शॉर्ट लिखा है मैंने, समझ जाओगे। इस पॉइंट पर उस चार्ज से दूर, मतलब चार्ज से दूर मतलब क्या, उधर ही होगी ना चार्ज, इधर तो चार्ज की तरफ हो जाएगी, इधर क्या होगा, चार्ज से दूर। इस माइनस के कारण क्या होगा, इस पॉइंट पर चार्ज की तरफ, चार्ज की तरफ मतलब कहीं इधर, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q। आई बात समझ में, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस पॉइंट पर मैंने बताया। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या देखा, पहला चार्ज है हमारा +q, तो +q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, चार्ज से दूर, तो चार्ज से दूर मतलब उधर। दूसरा है कि -q चार्ज है, तो -q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, चार्ज की तरफ, तो चार्ज की तरफ, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब हमें हमारा डेरिवेशन कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज, ड्यू टू +q चार्ज। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जिसको हम लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस क्यू है उसकी वैल्यू निकाला है। तो हमें बताइए कि एक पॉइंट चार्ज जो था, पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है हमारी हमेशा KQ बाई R, जिसमें कि ये Q जो है वो चार्ज होता है और उनके बीच का जो सेपरेशन है वो R से डिनोट करके उसका स्क्वायर होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं ना, उसी का यूज आएगा हर जगह। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है KQ बाई R स्क्वायर, मतलब ये वाला तो उसका फॉर्मूला था F बाई Q0, ठीक है। और उसके बाद से हमने उस F की जगह पर जो कूलम्ब्स लॉ के द्वारा जो फोर्स की वैल्यू आई थी उसको रखा था, तो एक Q0 से Q0 कैंसिल हो गया था, मतलब वहां पर सिर्फ एक Q बचा था, तो KQ बाई R स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो इसी का हम यूज करेंगे KQ बाई R स्क्वायर का। तो हमारा K कांस्टेंट है तो K तो वही रहेगा, Q क्या है चार्ज, मतलब टेढ़ा हुआ चार्ज, तो Q भी ऐसा ही है। डिस्टेंस क्या है उनके बीच में, अब हमें डिस्टेंस मेन चीज है हमारी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है देखो, इसकी बात कर रहे हैं किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है A, और उस A के बाद में यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है R, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इस चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस A प्लस R, मतलब R प्लस A लिखते हैं, A प्लस R लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डिस्टेंस कितना आ गया R प्लस A का। क्यों ऐसा लिखा है बच्चों, क्यों बता रहा हूं कि चूंकि ये है ऐसा भी लिख लो, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो क्या होती है KQ बाई R स्क्वायर, ये होती है, जिसमें K कांस्टेंट होता है, Q वो चार्ज होता है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब जिस पॉइंट से उस चार्ज का डिस्टेंस उस पॉइंट तक जो होता है वो R से इंडिकेट होता है। पर यहाँ पर हमारा डिस्टेंस क्या है R प्लस A है, इसलिए हमने यहाँ पर R प्लस A लिखा और कुछ भी लिखा, ठीक है। तो से की मान लीजिए हमारी क्वेश्चन इतना समझ में आ रहा है ना बच्चों, बहुत आसान है, एक बार समझ लो और फिर खुद से ट्राई कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q क्या हो जाएगा, चार्ज तो हमारा वही है Q और डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा, देख लो खुद तुमको समझ में आ जाएगा। यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखा था तो R प्लस A था, और अब इस चार्ज से देखेंगे डिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, देखो ये A यहां से यहां तक का है, मतलब पहले यहां से देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस R है और उस R में से अगर A माइनस कर दूंगा तो ये जो बचा कुचा डिस्टेंस आ जाएगा, ये R डिस्टेंस कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक, ये इस R में से अगर मैंने इस A को माइनस करा तो इस चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस आ जाएगा, मतलब जैसे यहाँ पर R प्लस A था, अब यहाँ पर क्या आने वाला है R माइनस A और उसका स्क्वायर। कोई डाउट, बहुत सिंपल सी चीज थी, खाली हमने दोनों चार्ज के द्वारा, दोनों इंडिविजुअल चार्ज के द्वारा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखी है, क्योंकि ये और ये, ठीक है। हमें अगर इतना का समझ में आ जाता है तो डेरिवेशन बहुत सिंपल है और मानती है। देखो समझ लो, दोनों के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल जाती है। अब हमें क्या निकालना है कि हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि यहां पर उस पॉइंट पर दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, मतलब प्लस Q के द्वारा उधर है, माइनस Q के द्वारा इधर है, तो इस कंडीशन में हमेशा आपको निकालना पड़ेगा क्या, देयरफॉर उनकी नेट इलेक्ट्रिक, क्या निकालना है बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक, क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं पूछा है उसने कि खाली एक के कारण निकाल के मुझे दे दो, एक के कारण निकालेगा तो ये भी दोनों के कारण अपने अपने इंडिविजुअल, पर उसे तो क्या चाहिए उस पॉइंट पर इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो डाइपोल में दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन है, तो इसके कारण ये है, इसके कारण ये है, तो हमें वहां पर उसकी नेट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, अब इसके लिए मैं क्या करूंगा कि किसी बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या कर सकता हूं, माइनस कर सकता हूं। तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि इन दोनों में से ये वाली क्वांटिटी बड़ी है कि ये वाली क्वांटिटी, देख के हम बता सकते हैं क्या, एक तरफ नीचे ऊपर वाली चीज तो सबसे है, नीचे वाली चीज में एक तरफ R प्लस A का होल स्क्वायर है और एक तरफ R माइनस A का होल स्क्वायर, अब इन दोनों में बड़ा होल है और छोटा होल है। चलो इसको समझने के हम एक ये समझाते हैं, अभी नेट निकाला नहीं है, बात निकाला। हमें क्या पता है कि चूंकि ऐसा लिखो कि चूंकि R
आर प्लस ए का स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो कि ये क्वांटिटी प्लस में है, मतलब दो अलग अलग क्वांटिटी को जोड़ा गया और उसका स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, दो अलग अलग क्वांटिटी को एक दूसरे से माइनस किया गया और उसका स्क्वायर। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं ना कि इन दोनों में से बड़ी कौन सी होगी। ऑब्वियसली बात है कि ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो हम ये लिखेंगे कि आर प्लस ए का स्क्वायर जो है वो बड़ा है इससे आर माइनस ए का स्क्वायर से। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लिखेंगे भैया, ये प्लस में क्वांटिटी है माइनस में, और दोनों का भी स्क्वायर है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये वाली जो क्वांटिटी है हमेशा इससे तो बड़ी है। अगर ये दोनों एक दूसरे से बड़ी छोटी है तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या था, माइनस का। अब अगर ये चार्ज बड़ा है, ये वैल्यू बड़ी है, तो ऑटोमेटिकली ये वाली क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। हमें पता है ना कि अगर हम डिनोमिनेटर वाली चीज अगर बढ़ाएंगे तो उसका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, मतलब इसको अगर मैं बड़ा मान लूं तो ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज वो छोटी है किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। बहुत सिंपल सी चीज थी, क्योंकि हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो हमें पहले ये पता करना है कि इसमें से किसको घटाऊंगा। भैया मैं चाहता तो नहीं इसमें से डायरेक्ट इसमें से इसको माइनस कर देता, पर क्या मैं सही होता उस कंडीशन में, बस यही क्रॉस चेक करने के लिए हमने ये सारा चीज की। तो हमें पता है कि ये वाली वैल्यू बड़ी है इस वाली वैल्यू से। ठीक है, अगर ये वैल्यू बड़ी है तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, और ये वैल्यू छोटी है तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। मतलब जो माइनस क्यू के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो बड़ी होगी इसके कंपैरिजन में प्लस क्यू के कंपैरिजन। बस इतनी सी बात थी। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, किसको माइनस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो माइनस क्यू है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू को माइनस करेंगे। बस इतनी सी बात थी, इसलिए मेरे को सारा काम करना पड़ा। आपके बुक में भी यही है और उन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, अभी मैं रब कर देता हूं, इन दोनों को माइनस करेंगे, ये तो याद ही हो जाएगा। तो नेट माइनस क्यू के द्वारा क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर, और उसके कारण क्या थी, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये थी बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों में के क्यू कॉमन है, के क्यू ले लिया कॉमन, तो इधर बचेगा 1 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। बस इस डेरिवेशन को मैं कंटिन्यू करते जा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, ये नेट ही हम निकालते जा रहे हैं। तो के क्यू 1 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर और ये के यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, ये के क्यू इन दोनों का एलसीएम, इधर आर माइनस ए का स्क्वायर है, इधर आर प्लस ए का स्क्वायर। तो कायदे से तो ये ऐसा है, आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर। ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो ये ऊपर, ये मतलब ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो ये बचेगा, तो ये उस वन के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मैथमेटिक्स की जनरल चीजें करते हैं, मतलब दो क्वांटिटी है जो कि रेशनल टाइप की है, तो उन दोनों का एलसीएम लिया हमने। एलसीएम क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई, ये आ गया। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, फिर ये इस वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इधर आ गया। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, तो इसका 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो वो इधर आ गया। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स। इसको रब कर देता हूं, ये सब चीजें आप राइट डाउन जरूर करते जाना, ये स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, के क्यू। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ एक जनरल मैथमेटिक्स का फार्मूला लगेगा, जो फिजिक्स वाले सॉरी जो बायो वाले हैं उनके लिए फिजिक्स थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि उनने भी 10th या 11th तक मैथ्स पढ़ी हुई होती है, तो उनको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना। इधर क्या है, आर माइनस ए का स्क्वायर, इधर आर प्लस ए का स्क्वायर, मतलब अगर हम खाली इन की बात करें, आर माइनस ए और आर प्लस ए, तो हमने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा था कुछ ऐसा कि अगर ए प्लस बी ए और ए माइनस बी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए प्लस बी और ए माइनस बी जब मल्टीप्लाई होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है, एक प्लस वाली वैल्यू है और एक माइनस वाली है, तो दोनों का ऐसा हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इन दोनों का इनका जो मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसका पूरे का स्क्वायर ये। ठीक है, इन दोनों को ब्रैकेट को ओपन कर दो। तो पहला वाला क्या है, ए
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी कोई फॉर्मूला लग गया दूसरा वाला, ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस के केस में क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये मैथ्स के जनरल फॉर्मूले जो कि आपको पता है सब। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2r है, दूसरा माइनस का साइन और फिर इसका एक्सपांशन तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2r है। मैंने इसलिए ब्रैकेट लगाया क्योंकि इस पूरी क्वांटिटी के आगे माइनस है तो आपका कंफ्यूजन नहीं रहे, इसलिए मैंने उसके आगे ब्रैकेट लगाया। ये तरीके होते हैं जिससे हमारी माइनस प्लस की गलतियां ना हो। कंटिन्यू करते हैं, ये ए क्यूब ये आर स्क्वायर था, ये ए स्क्वायर था, ये प्लस 2r था। अब इस माइनस का साइन इसको डिनोमिनेटर तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस माइनस मिलकर प्लस 2r और डिवाइड में कितना है ये जो है वही आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो ये प्लस वाली क्वांटिटी इस माइनस से कैंसिल, ये प्लस वाली इस माइनस से कैंसिल, ये दोनों बच जाएंगे। तो हमारा क्या रिजल्ट बचा है के क्यू 2r प्लस 2r मतलब ये 4r हो गया, 2r प्लस 2r मींस 4r डिवाइड किया है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब अगर हमें ये समझ में आता है तो अब हमारा डेरिवेशन बिल्कुल एंड पोजीशन पर पहुंच चुका है। ठीक है, क्या रिजल्ट आया हमारा ये वाला KQ4R है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट निकाल रहे हैं वो आया KQ4RA और डिवाइडेड में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हम पहुंच चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम यहां पर कंसीडर करें कि जो R है अगर A से बहुत बड़ा है, मतलब R क्या कौन सा डिस्टेंस है डायपोल के सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, अगर ये बहुत बड़ा है मतलब इस डायपोल के सेंटर से वो जो P पॉइंट है वो बहुत दूर है, बहुत बड़ा है मतलब तो समझो कि ये पॉइंट बहुत दूर है। किसके कंपैरिजन में? उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में, मतलब A के कंपैरिजन। इफ R इज वेरी ग्रेटर देन, ग्रेटर के आगे ग्रेटर लगा मतलब R बहुत बड़ा है अगर A के कंपैरिजन में, तो हम क्या करेंगे कि R मान लो बहुत बड़ा है, मतलब ये समझो कि R करोड़ है और A जो है वो 100-200 है, तो करोड़ के कंपैरिजन में 100 की क्या होगा, समझ लो ना। मतलब R इतना बड़ा है, अगर ऐसा माने कि R बहुत बड़ा है A के कंपैरिजन में, तो उस छोटे वाले की तो कोई औकात बचेगी नहीं। उस कंडीशन में क्या होगा, इसको अपन क्या समझेंगे नेग्लिजिबल है ही नहीं, खाली यही बचेगा। इफ R इज वेरी ग्रेटर देन, इसका मतलब ये वाली जो चीज है ये कुछ भी नहीं रहेगी, तो यही बचेगा R स्क्वायर खाली। तो जो अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी इस केस में KQ4RA, ये वाली चीज हट जाएगी, ये वाली क्योंकि छोटी चीज है, तो R स्क्वायर का स्क्वायर मतलब R स्क्वायर का स्क्वायर मतलब R की पावर 4 हो गया, R स्क्वायर और उस पूरे का क्या है होल स्क्वायर मतलब 2 into 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो ये बचा, इस एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या बच जाएगा R की पावर 3। तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया अभी क्या आया KQ4A और साथ में कितना R का क्यूब। मैं थोड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको वीडियोस में भी ये चीजें दिखे, इसलिए मुझे बार बार उधर लिखता हूँ, इधर वाला मिटा देता हूँ, इधर लिखता हूँ, उधर वाला मिटा देता हूँ, आपको ये समझ में आया। आपको स्टेप बाय स्टेप जहां से जहां पहुंचे क्योंकि वीडियोस आपके पास सेव रहेगा, तो आपको उस प्रोसीजर के अलग ही लिखना है। तो ये नेट की वैल्यू क्या है KQ4A अपन आ गया, KQ4A अपन आ गया। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जो 4 है इसमें से काम करता हूँ, इसमें से 2 बाहर ले लेते हैं, तो अगर 2 बाहर ले लिया तो 2 बचेगा, उस 2 को मैंने इधर बाहर लिख दिया 2K और जो Q था उसको ऐसे लिख दिया। पहले इस 4A को मैंने 2 टुकड़ों में कर दिया 2A into 2, क्योंकि 2A into 2 क्या होता है 4 है, मतलब इसको 2 टुकड़े में करने का सिर्फ इतना कारण है क्योंकि हमको ये पता है ना ये वाली जो चीज है क्या Q into 2 है, Q into 2 क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये होता है ना बच्चों। इसके पहले हमने देखा था, सबसे पहले डाइपोल के बाद में डाइपोल मोमेंट देखा था, तो उसकी वैल्यू क्या होती है वो जो चार्ज है उसका उसके बीच का जो सेपरेशन है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो डाइपोल मोमेंट होता है। तो हम यहाँ पर इसकी जगह पर पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं डाइपोल
मोमेंट की वैल्यू, सॉरी थोड़ा तो लिखा ही नहीं, ये हो गया, और डिवाइड में क्या था R3, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई 2k, इस पूरे की जगह मेरे को क्या लिख देना है P, 2kP अपॉन R3। ये P जो है ये तो मैग्नीट्यूड है, तो हम साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या जरूरी है, उसका P का केप लगाना जरूरी है। P का केप क्या है, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको वेक्टर फॉर्म जब बताया था, तो अगर ये P ये किसको इंडिकेट कर रहा है, उस डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड को। पर डाइपोल मोमेंट किस तरह की क्वांटिटी हमारी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसका डायरेक्शन भी होता है। मतलब इसके साथ में अगर आपने P केप लगा दिया, मतलब आपने उस मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन को भी बता दिया। मतलब इसकी डायरेक्शन कहां से कहां पर है, वही माइनस से प्लस 2 की तरफ, वही डायरेक्शन तो वही, पर आपने उसको उस फाइनल डेरिवेशन में भी इंक्लूड कर लिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नहीं करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये डेरिवेशन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट भी लिख दो साथ साथ, क्या होगी न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका सबसे पहला डेरिवेशन डाइपोल मोमेंट, डाइपोल के केस में जब हमें क्या फाइंड आउट करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन। लॉन्गिट्यूडिनल बोलूं, एक्सिस डाइपोल की एक्सिस पर बोलूं, या फिर उसकी कौन सी ऑन साइड वाली पोजीशन, क्या बोलते हैं उसको, एंड ऑन पोजीशन, सॉरी एंड ऑन पोजीशन। तो तीनों ही नाम आपको समझ में आना चाहिए, और उसका डेरिवेशन ये आया बच्चा समझ में। अब इसके बाद इसका एक और दूसरा डेरिवेशन है, इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन उसकी दूसरी पोजीशन। मतलब ये अभी हमने क्या करा था, इस डाइपोल की एक्सिस वाली पोजीशन ली थी, अब हम इसकी दूसरी पोजीशन लेंगे, जो कि उसके सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है उसके ऊपर कोई पी पॉइंट होगा, मतलब उसको बोला जाता है उसकी ट्रांसवर्स पोजीशन। ये लॉन्गिट्यूडिनल थी, वो उसकी ट्रांसवर्स, मतलब उसकी जो सेंटर से होने पास होने वाली जो लाइन है उसके अलोंग वो पॉइंट होगा। अभी एक्सिस के अलोंग जो था लाइन जा रही थी उस पर पॉइंट था, अब जो सेंटर से परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगी उसके अलोंग पॉइंट होगा। तो उस वाली पोजीशन को बोलते हैं ट्रांसवर्स पोजीशन, या फिर ब्रॉड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, और भी बहुत सारे इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन भी बोलते हैं उसको। तो वो वाली पोजीशन हम अगले वाले वीडियो लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। काफी बड़ा वीडियो लेक्चर हो गया, क्योंकि अब शुरुआती दौर है, इसमें मेरे को ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़ रही है। अगर ये फ्लो में जब हम आ जाएंगे तो मैं छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन के साथ भी आपको चीजें समझाता जाऊंगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो उसको बहुत बारीकी से और अच्छे से पढ़ लो एक बार, क्योंकि यही इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो टॉपिक है या मैग्नेटिज्म के टॉपिक है, ये आपके बहुत बड़े सिलेबस को कंप्लीट कर रहा है 12th क्लास में। और इसी में अगर हमें ज्यादा समय लग भी रहा है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यही तो बड़ा सिलेबस है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बनने वाले हैं। मतलब अगर आपकी सिलेबस की बात करूं, एक 5 मिनट बोल दूंगा बच्चों आपका, भले वीडियो बड़ा हो रहा है चलेगा, पर बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। कि अगर आपके सिलेबस की बात करूं, जो आपका 12th फिजिक्स है उसका बहुत बड़ा एरिया, मतलब समझो कि 60% एरिया जो है वो किसने कवर किया हुआ है, किस भाई साहब ने कवर किया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। किसने कवर किया बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने, जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्ज और इसकी बात करेंगे, जो कि चार्ज की स्टेशनरी पोजीशन वाली बात है कि चार्ज कहां पर है, रेस्ट पोजीशन में। मैग्नेटिज्म मतलब चार्ज अब मूव होना चालू हो गया। तो इसकी दो अलग अलग ब्रांच बोलो, कि जिसमें पहली ब्रांच है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब जो आपका मेन पूरा सिलेबस है इसमें शुरुआती दौर बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये एक प्रकार से फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसकी दो अलग अलग ब्रांच है, एक तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है और एक तरफ इलेक्ट्रोडायनेमिक है। स्टैटिक मतलब चार्ज रेस्ट में, यहाँ पर चार्ज डायनेमिक मतलब चार्ज क्या है, पोजीशन मोशन में। तो अगर रेस्ट में है तो हमको यहाँ पर क्या पढ़ना है, कोई सारी चीजें कि चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पता है तो उसमें कूलम्स लॉ पढ़ेंगे हम, या हमने पढ़ लिया है वो तो गॉस लॉ, ये सारा कुछ इधर ही आएगा।
कौन सी वाली ब्रांच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली ब्रांच। और इलेक्ट्रोडायनेमिक मतलब आप चार्ज मोशन में, मतलब आपको यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट हुआ, फिर मैग्नेटिक फील्ड हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इधर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, और मोशन क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे से नाम थे जिसको कि मैं बता सकता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, और कौन से टॉपिक थे इसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद अल्टरनेटिंग करंट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुआ। ठीक है, इस तरीके से मतलब आपको एक सेपरेशन की तरह समझ में आना चाहिए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब एक 12th फिजिक्स का बहुत बड़ा सिलेबस है, जिसमें कि अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बात करें तो ये सारी चीजें आती जा रही है जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब जैसे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर ये अल्टरनेटिंग करंट, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह 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 बहुत सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अराउंड 40 मिनट का वीडियो हो चुका है। कल अभी हमने आज एक्सिस वाली पोजीशन देख ली थी डायपोल की, अब हम कल अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।